गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अब आज हम पार्ट लेके आए हैं। आपने देखा होगा जो मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें एग्रीकल्चर का आधा ही भाग हमने समझाया था। उसके आधा हिस्सा जो भाग बचा है वो आज हम पार्ट 2 में समझेंगे। एग्रीकल्चर जो हम आगे से समझते आ रहे थे, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स को कल्टीवेट करना होता है वो एग्रीकल्चर प्रोसेस कहलाता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो क्या होती है, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो दो तरह से होता है। एक सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, एक कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जो इंडिविजुअल अपने लिए की जाती है, हम अपने आप को पालना चाहते हैं, अपनी फैमिली को पालना चाहते हैं। और कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो पैसे कमाने के लिए प्रॉफिट से की जाती है। आपको बताइए टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशन, demands of the produce, labor of the technology, farming can be classified into the main types. ये जो फार्मिंग है, जो हम फार्मिंग पढ़ रहे हैं, ये जो फार्मिंग है, ये फार्मिंग जो होती है डिपेंड करती है वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन के ऊपर कि वहाँ हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी लेबर यूज में ले सकते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। ये फार्मिंग जो इस तरह से जो फार्मिंग यानी आपकी लेबर कितनी चाहिए आपको, आप मशीनों से काम करोगे कि हाथ से काम करोगे। नई नीतियाँ जो एग्रीकल्चर की नए जो नीति आई हैं उन्हें अपनाओगे, पुरानी नीतियों से काम करोगे। ये जो सारा डिपेंडेबल होता है ये कहलाती है, ये होता है सारा इनटू द फार्मिंग। और इसके आधार पर इसे क्लासिफाइड किया गया है दो भागों में। एक होता है सबसिस्टेंस और दूसरा होता है कमर्शियल। कमर्शियल के बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। कमर्शियल सबसिस्टेंस जो होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है। पहला होता है इंटेंसिव और दूसरी होती है प्राइमेटीज। उसके बाद प्राइमेटीज को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नॉमेटिक। अब देखो इधर सबसिस्टेंस का मतलब होता है खुद के लिए। जब हम अनाज उगाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं तो हम खुद के लिए करना चाहते हैं। किसके लिए करना चाहते हैं? खुद के लिए। इसमें क्या होगा, सबसिस्टेंस का मतलब होता है प्रैक्टिसाइज टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर फैमिली, यानी उसे जो खेती करनी है, जो अनाज उगाना है वो अपनी फैमिली के लिए उगाना है ताकि वो अपनी जो फैमिली की आवश्यकता है उन्हें पूरा कर सके। उसे इसलिए नहीं करना कि वो खूब सारी खेती करेगा और फिर जाके मार्केट में बेचेगा, ऐसा नहीं है। तो ये सबसिस्टेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होगा, यानी किसी कोई हम कृत्रिम रूप से कोई जो मशीनें वगैरह आती है उनका यूज नहीं करेंगे। हाउस होल्ड लेबर, छोटा सा एरिया होगा। जैसे सपोज करो कि आप इतना बढ़िया एरिया है, ये आपके दादाजी जो थे उनका है। दादाजी जो है वो 4 भाई हैं, यानी 4 आ गए। उसके बाद आपके पापा जो है वो 4 भाई हैं, तो यानी ये एरिया हो गया। अब चारों भाइयों का यानी चाचा, आपके 2 चाचा हो गए, ताऊ जी हो गए, आप हो गए, तो ये इंडिविजुअली आपका एरिया हो गया, उन लोगों की फैमिली हो गई। यानी इसमें क्या हुआ, इतना सा एरिया है। तो पहला हमने क्या लिखा, लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, इसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज में नहीं आएगी। अब इतने से एरिया के लिए आप मशीनें तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मशीनें खरीद नहीं सकते हो। हमने देखा उसके बाद क्या होगा, इतना सा एरिया है, कम एरिया है। अब कम एरिया के लिए हमें, अब इसमें जो अनाज उगाया जाएगा वो ज़्यादा तो अनाज नहीं उगाया जाएगा, इतना ही उगाया जाएगा ताकि आप फैमिली की जो आपकी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके, उनके लिए खाना पीना बना सके। तो हाउस होल्ड लेबर, तो इसमें क्या रहेगी, घर की आपकी खुद के लोग छोटे से लेके बड़ा, बड़े से बड़ा, मतलब घर की फैमिली के सभी मेम्बर्स इस खेत में काम करेंगे एज ए लेबर। स्मॉल आउटपुट इज द प्रोड्यूस। अब इतने से एरिया में ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा ही प्रोड्यूस कर पाओगे। इसीलिए तो इसकी खास विशेषता क्या होती है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो आप यूज़ किया जाएगा टेक्नोलॉजी के नाम पर ज़्यादा जो औजार जैसे कुल्हाड़ी वगैरह, खुरपी वगैरह, जिससे हम वो खुदाई वुदाई कर सकते हैं। ऐसी जो हमारे जो नेचुरल जो चीज़ें थी जो हम पहले करते आ रहे थे पुराने समय से, उन चीज़ों को इसमें यूज़ में लिया जाता है। दूसरा आता है हाउस होल्ड लेबर, कि घर के ही लोग इसमें काम कर रहे हैं। तीसरा आता है स्मॉल आउटपुट इज अ प्रोड्यूस, क्योंकि कम जगह है इसलिए ज़्यादा अनाज उपजेगा नहीं, जितनी जगह उसके अकॉर्डिंग अनाज उपजेगा तो उतना ही उपजेगा कि वो लोग खुद खा ले या अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर ले। उसके बाद इसको जो डिवाइड किया गया है, सबसिस्टेंस को जो दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक आता है इंटेंसिव और दूसरा आता है प्राइमेटिव। इंटेंसिव जो आता है, इंटेंसिव का मतलब होता है वो इंटेंसिव, यानी इन का मतलब होता है अंदर की तरफ लोड डालना। इंटेंसिव का यानी छोटा सा प्लॉट है, इसके ऊपर से ही अपनी जीविका का उन्हें साधन ढूंढना है, अपना जीविका जो चलानी है उसी के सहारे से चलानी है उन्हें अपनी। स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड, छोटा सा लैंड होगा, कल्टीवेट विद द सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। और यहाँ पर क्या होगा कि स्मॉल प्लॉट है,
छोटी सी ज़मीन है, साथ ही वो जो कल्टीवेट कर रहा है वो सिंपल टूल से कर रहा है, यानी जैसे हल वगैरह यूज़ में लेगा और सिंपल तरीक़ों से वो उसको खेत को जोतेगा। मोर लेबर्स, अब देखा आपने छोटा सा जगह है पर उस पर पूरा परिवार लग रहा है तो ज़्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। मोर देन वन क्रॉप्स आर ग्रोन एनुअली, इसकी खास बात ये होती है कि उसे जो इतना सा एरिया है इसमें आपको साल में 2 फसलें उगानी ही पड़ेंगी, तभी आप एनुअली काम कर पाओगे। मोर देन वन क्रॉप्स यानी एक से ज़्यादा फसल उसे उगानी पड़ती है। जब एक से ज़्यादा फसल उगाएगा यानी वो साल भर के लिए बिजी हो गया, उसे साल भर तक काम करना पड़ेगा खेत में, और वो भी उसे नहीं पूरी फैमिली को काम करना होगा। तो ये क्या कहलाएगा, इंटेंसिव। और क्या होगा, और इसके लिए जो मेनली फसल ज़्यादा जो उगाई जाती है वो चावल और गेहूँ आता है। व्हीट एंड राइस इज द मेन क्रॉप्स। इट इज़ द प्रिवलेंट इन द थिकली पॉपुलेट एरियाज। और ये क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जमीन का टुकड़ा तो कम होता ही जाएगा। अब आपने देखा आपके दादाजी के 4 भाई थे, तब इतना एरिया था, पहले आपके पास इतनी जमीन थी, उसके बाद दादाजी 4 भाई तो 4 भागों में बट गई, फिर उसके बाद जब 4 आपके पापा और 4 भाग गए तो उसके बाद बढ़ गई। अब सोचो अगर आप 2 भाई हो तो आपकी ये हिस्सा भी आपके अंदर बढ़ गया। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जमीन तो उतनी की उतनी है ना, जमीन तो नहीं बढ़ रही है, तो बस पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, एरिया कम होता जा रहा है। आगे देखो सेकंड पार्ट होता है प्राइमरी सब्सटेंस का। पहला हमने क्या देखा, सब्सटेंस यानी वो खुद के लिए कर रहे थे सारे। सेकंड में आता है प्राइमरी सब्सटेंस। प्राइमरी में क्या होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आएगा और दूसरा नोमैडिक हर्डिंग आएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या आता है, प्रैक्टिस इन द थिक फॉरेस्ट, जहाँ बहुत घने जंगल होते हैं, एरियाज होते हैं, जैसे अमेजोन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, पार्ट्स ऑफ साउथर्न ईस्ट एशिया हो गया और नॉर्थर्न ईस्ट इंडिया हो गया। जो जहाँ घने जंगल है, जहाँ पर बहुत थिक फॉरेस्ट पाया जाता है, वहाँ के एरिया को क्या किया जाता है, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय द फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। वहाँ पर क्या कहता है, जंगल पे जो होता है वहाँ पर पेड़ों को काट दिया जाता है। काटने के बाद किया जाता है, जैसे काट दिया ऊपर से, उसके बाद उन्हें जला दिया जाता है। जलाने के बाद प्लॉट जो उनकी राख बचती है उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर वहाँ पर एक तैयार किया जाता है। एशेस आर देन मिक्स विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक द मेज, यम, पोटैटोज आर ग्रोन। और फिर वहाँ पर आलू की और ये मक्की की और इसकी सबकी खेती की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न। इसे स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि पेड़ों को पहले काटा जाता है उसके बाद जलाया जाता है, इसीलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। आया समझ में आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या हुआ, यानी जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादातर वो प्रजातियाँ यूज़ करती थी, जो ट्राइब्स होती थी, जो जिनका खुद का लैंड नहीं होता था, तो वो जंगल में रहते थे। तो जंगल में रहने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए वो क्या करते थे, एक एरिया जो बहुत घने जंगल होते उन जंगलों में घूमते थे, कबीले वगैरह जैसे होते हैं वैसे। तो वो घने जंगल में घूमते थे और वहाँ पर क्या करते थे, वो एक प्लॉट को खाली कर लेते थे। एरिया प्लॉट मतलब पेड़ों को, वहाँ के पेड़ों को काट दिया। पेड़ों को काटने के बाद उनको आग लगा दी और फिर जो राख है उसे मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया और फिर उसके बाद उस फसल जो मिट्टी जो उस पेड़ों को जब काट के उनको जलाया जाता था, उसके बाद जब वो राख होती थी, उसको राख को जब मिक्स करते थे मिट्टी के अंदर तो वो काफ़ी फर्टिलाइज हो जाती थी। तो वहाँ की सॉइल की फर्टाइल की वजह से, इस वजह से उसमें मेज और यम, पोटैटोज वगैरह आदि की फसल की जाती थी। इसे जलाने और काटने की वजह, ये 1 वर्ड क्वेश्चंस में आता है, जहाँ तक कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है। स्लैश एंड बर्न किस एग्रीकल्चर को कहा जाता है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सेकंड पे आता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग उन लोगों के लिए होता है, जैसे ये तो हो गया कि ये कबीले लोग थे जो एक जगह रहते थे, खेती करते थे। परंतु कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने खेती नहीं करी, उनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, या उनके पास ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें वो खेती नहीं कर सकते, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो वो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जब घने जंगल है वहाँ तो उन्होंने कर लिया, अब कहीं पे घने जंगल नहीं होते तो ऐसी जगह पे वो कैसे खेती कर सकते हैं, तो ऐसी जगह पे वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं वो देखो। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है, जो देखा है ना, स्पैड्स जो होते हैं, जो होते हैं, जो गडरिये जिन्हें बोला था, जो भेड़ वगैरह चराने का काम करते हैं, वो होते हैं ये नोमैडिक हर्डिंग। प्रैक्टिसेस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन और सहारा। ये जो सूखे वाला इलाका होता है, जहाँ जमीन सूखी होती है, जहाँ पे हरियाली ज़्यादा नहीं है, घने पेड़ नहीं है, बहुत घना जंगल नहीं है, वहाँ जो सूखे वाला इलाका होता है, और सूखे क्षेत्र जो होते हैं, ज़्यादा सूखा ज़्यादा गीला, वैसे वाले क्षेत्र जैसे सहारा भी आता है, सेंट्रल एशिया, और कुछ पार्ट जो हिस्सा आता है इंडिया का, जैसे राजस्थान और कश्मीर जो हिस्सा है ये आता है। तो वो क्या करते हैं, हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हर्ड्समैन होते हैं, यानी जो स्पेडमैन जो होते हैं, गडरिये जिनको बोला जाता है, जो बकरियां वगैरह ये जो पालते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विद देयर एनिमल्स। किसके साथ जाते हैं, एनिमल्स के साथ जाते हैं। फॉर फॉर फूडिंग एंड वाटर अलोंग
डिफाइन द रूट, और ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ उनको जो उनके जो एनिमल्स है उन्हें खाना मिल सके और साथ में पानी मिल सके। जहाँ उनके एनिमल्स को खाना और पानी इजीली अवेलेबल रहता है, ये उस रूट पे जाते आते रहते हैं ताकि एनिमल्स को खाना वगैरह मिल जाएगा, और फिर उन एनिमल्स से ये पैसा कमाते हैं। उन एनिमल्स को कैसे पैसा कमाते हैं, जैसे शीप, कैमल, याक है एंड गॉड्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर। ये ज़्यादातर जो वहाँ पाले जाते हैं जानवर के अंदर शीप आती है, कैमल, याक, गॉड्स, ऐसे एनिमल्स हैं जिनको वो पालते हैं वो। उसके बाद जैसे शीप से है ना, जो दे प्रोवाइड द मिल्क, जो उन्हें काव वगैरह भी रखते हैं जैसे तो उन्हें मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं जो, या फिर मीट मिलता है जिनको बकरा वगैरह से उनको काटने के लिए यूज़ में लिया जाता है। वूल वगैरह जैसे गॉट वगैरह की वूल यूज़ में लेते हैं। हाइड जैसे बहुत सारे जैसे कैमल वगैरह की, और ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी खाल वगैरह बेची जाती है। तो अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्ड्स एंड देयर फैमिलीज, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको वो बेच करके और उन्हें बेचते हैं वो, उसके बाद वो अपनी फैमिलीज को का जीवन यापन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आया समझ में आपको? सबस्टेंस जो है वो क्या है, हमने देखा अपने जीवन यापन के लिए होता है। ये दो टाइप का होता है। पहला होता है सबस्टेंस जो हमने पढ़ा था, पहला सबस्टेंस कौन सा था, दूसरा हो गया प्राइमेटीज, और पहला वाला कौन सा था, इंटेंसिव जो होता है वो उसमें इंडिविजुअल अपने लिए जो किया जाता है वो होता है, जो एक छोटे से लैंड के ऊपर पूरा परिवार खेती करता है, और वो भी पुराने औजारों से करता है। पुराने जो औजार हमारे कई सालों से चले आ रहे हैं उन्हीं औजारों से खेती की जाती है उस पर। उसके बाद आता है प्राइमेटिव सबस्टेंस। प्राइमेटिव सबस्टेंस दो टाइप का होता है, शिफ्टिंग सबस्टेंस होता है और दूसरा क्या है, नॉमैडिक है। सेकंड नंबर पे देखो कमर्शियल फार्मिंग। सेकंड नंबर पे जो आती है कमर्शियल फार्मिंग आती है, नाम से ही पता चल रहा है कमर्शियल, यानी हम पैसे कमाने के लिए जिसे करेंगे। क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। यहाँ पर जो फसल उगाई जाती है और जो एनिमल्स पाले जाते हैं वो इसलिए पाले जाते हैं ताकि उन्हें मार्केट में बेच सके। और ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, ये यूज कैपिटल इज द यूज इन द लार्ज एरिया अंडर द कल्टीवेशन। ये बहुत ज़्यादा एरिया में होती है, ज़्यादातर यूएसए वगैरह में पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो लोग जो एग्रीकल्चर अपनाते हैं और वो जो कल्टीवेशन करते हैं तो पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो उसमें जब पैसे कमाने के लिए करेंगे तो यूज कैपिटल क्यों यूज में आएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि वो वर्क डन बाय द मशीन, क्योंकि जो काम किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, मशीनों के द्वारा। अब मशीन लगानी है तो कोई सब्सटेंस वाला जो पर्सन है वो तो लगा नहीं सकता, जिसके पास छोटी सी जमीन है वो छोटी जमीन पे काम करने के लिए तो लगाएगा नहीं, क्योंकि वो इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर। इसीलिए वो क्या करेगा, ये जब जिसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होगा, जो केवल पैसे कमाने के पर्पज से जब कमर्शियल फार्मिंग की जाएगी तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा लगाया जाएगा और साथ ही ये काम मशीनों के द्वारा होगा। सेकंड आता है कमर्शियल गेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन। कमर्शियल जो फार्मिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है मिक्स फार्मिंग और दूसरी होती है प्लांटेशन। क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम द कमर्शियल पर्पस। यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं वो कमर्शियल पर्पस से उगाई जाती हैं। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। वीट और गेहूं और मक्का जो होते हैं कि एक साधारण कमर्शियल फसलें हैं जो उगाई जाती है पैसा कमाने के लिए। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। और ज़्यादातर जो उगाई जाती है, जो ऐसे जो कमर्शियल फसलें होती हैं वो ज़्यादातर टेम्परेट ग्रासलैंड पर होती है, जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में होती है। Summer winters and restrict the growing the season and only a single crop can be grown। और यहाँ पर जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तब यह उगाई जाती है, स्टिकी फसल जो उगाई जाती है, ठंड वाली फसल जो होती है, और वो साल में केवल ठंड एक बार आती है, इससे एक बार ही वो फसल उगाई जाती है। अगला आता है मिक्स फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जो आती है दो टाइप की आती है, मिक्स फार्मिंग और दूसरा होता है प्लांटेशन। मिक्स फार्मिंग जो आएगी वो द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग द फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग द लाइवस्टॉक। ये जो मिक्स फार्मिंग आएगी, ये जो जमीन जो होती है उसका उपयोग किया जाता है, खाने वाली फसल भी उगाई जाएगी, साथ ही फॉडर क्रॉप्स जो जानवर खाते हैं उनके लिए जो चारा होता है वो वाली फसल भी उगाई जाएगी, और रेयरिंग द लाइवस्टॉक साथ ही जानवरों को भी पाला जाएगा। ये जब तीनों चीजें एक साथ की जाएंगी इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, मिक्स फार्मिंग। तीनों चीजें एक साथ हो रही है इसलिए क्या कहा गया, मिक्स फार्मिंग। ये कहाँ पाया जाएगा, इसकी जो प्रैक्टिस की जाती है वो इट इज अ प्रैक्टिस इन द यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आदि कई क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। ये मिक्स फार्मिंग वहाँ पर यूज होती है।
सेकंड आता है प्लांटेशन, नाम से ही चला पता चल रहा है प्लांटेशन। प्लांटेशन यानी प्लांट उगाना, जहाँ पर ये प्लांट उगाए जाते हैं ये होता है प्लांटेशन। प्लांट के द्वारा उगाया जाता है प्लांटेशन। ये ज़्यादातर स्लोपी वाले एरिया में उगाए जाते हैं, जो ढलान वाला एरिया होता है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है, और ज़्यादातर वाम एरिया ट्रॉपिकल क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर की जाती है। अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर द सिंगल क्रॉप ऑफ द टी, ये वो फसलें होती हैं जो हमने क्या देखा पहले, जो हमने देखा सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर, और उससे बाद में जो प्राइमेटिव फार्मिंग है उनमें हमने क्या देखा कि इंसान फसल कर रहा है और उसे अल्टरनेटली साल में 2 बार फसल करनी पड़ती है। प्लांटेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांटेशन के अंदर एक बार इंसान पौधे वगैरह प्लांटेशन कर देता है, उसके बाद वो उसे ऊपर से, जैसे आपने देखा होगा चाय का, टी की खेती देखी होगी, कॉफी की, इसमें क्या होता है ऊपर ऊपर से कटिंग करता है वो उनकी, और उसको यूज करता रहता है। द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर द सिंगल क्रॉप्स ऑफ द टी, कॉफी, शुगर कैन, रबर, कॉटन और कॉटन्स आर ग्रोन, ये जो सिंगल खेती की जाती है इसमें कोई मिक्स खेती नहीं होती है, और ये लंबे समय तक ऊपर ऊपर से इसे काट कर चलाई जाती है। तो देखा होगा इसमें जो आती है वो टी आती है, कॉफी, शुगर कैन इनकी आती है। साथ ही क्या होता है, जैसे देखा होगा तुमने के गाँव असम वगैरह की, तो हम देखते हैं दार्जिलिंग वगैरह में देखोगे जो टी वगैरह जो होती है ऊपर से तोड़ लिए, पत्तियाँ इकट्ठी कर ली। अब पत्तियों क्या करेंगे, पत्तियों को सुखाने का प्रोसेस होगा, उसके बाद उसको फिल्टर किया जाएगा, इधर जो सारा प्रोडक्ट तैयार जो आपके घरों तक पहुंचेगी चाय, वो किस में पहुंचेगी, वो फैक्ट्री में पहुंचेगी। तो द प्रोड्यूस मे बी प्रोसीड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियर बाय फैक्ट्रीज, तो जहाँ ये फार्म होते हैं जहाँ पर ये प्लांटेशन किया जाएगा, खेती की जाएगी चाय वगैरह की, उसके पास में इसकी फैक्ट्री लगाई जाती है ताकि वहाँ से